मैं केवल जनता के काम लेकर उन मंत्रियों से मिला था और उन्होंने उन कामों को भी प्रायोरिटी नहीं दी। तब मुझे लगा कि यार ये पार्टी सही नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि ये पार्टी अगर 10 साल सत्ता में रहे, 5 साल सत्ता में रहे, चाहे 20 साल सत्ता में रहे, ये जनता के हितों को, कार्यकर्ता के हितों की अनदेखी करती रहेगी। और ऐसी पार्टी में फिर मेरा दम घुटने लगा और फिर आखिर में मैंने बड़ा मन कड़ा करके मैंने निर्णय लिया और मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। तो जितना सम्मान व्यापारियों का, वैश्य समाज का समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय मुलायम सिंह जी ने किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, इतना सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी 10 जन्मों में भी वैश्य समाज का नहीं कर पाएगी। लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आता कि वैश्य समाज की बातें समझ में क्यों नहीं आती। लोगों का शहरीकरण, और सबसे बड़ी बात जो मुझे कमी लगी, समाजवादी पार्टी के पास पढ़े लिखे लोगों की कमी होना। 10 साल होने जा रहे हैं जी। अभी तक उन्हीं कामों का फीता काटती आ रही है। बताइए क्या नया काम कराया? एलिवेटेड रोड समाजवादी पार्टी की देन। भंगेल वाला एलिवेटेड रोड जिसका पिछले महीने अभी इन्होंने ट्रायल चालू किया है जी, ये किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया जी। नोएडा के अंदर साइकिल ट्रैक किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। जी। भाजपा ने क्या दिया? भाजपा ने दिया प्रदूषण, भाजपा ने दिया पार्किंग का माफिया, भाजपा ने दिया हमें जहरीला पानी। जी। तो आप समाजवादी पार्टी ने जो दिया, आप अभी तक उन्हीं का फीता काटते आ रहे हो। भाई कुछ अपना नया करके दिखाओ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों ने किया है और यदि इसी में किसी यादव का या मुसलमान का नाम होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कोडीन कांड दिखाई, कफ सिरप कांड दिखाई नहीं दे रहा? सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कफ सिरप पीने से कोई नहीं मरा। अरे तो भाई इतनी सारी मौतें हुई हैं, सबको दिखाई दे रहा है, मीडिया में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है कि कफ सिरप पीने से मौतें हुई हैं जी। तो आज तक आपका बुलडोजर कहाँ सो रहा है? अब तो बुलडोजर में तेल भी खत्म हो गया और ड्राइवर भी सो गया। आज जितने भी अपराधी हैं आप उठा के देख लीजिए, 20 में से 19 अपराधी माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं जी। उन पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, मारा कौन जाएगा? अतीक अहमद। मारा कौन जाएगा? मुस्लिम नेता, मुस्लिम होगा आजम खान। आजम खान जी पे मुकदमे कौन से लगाए? बकरी चोरी, किताब चोरी, 2 फर्जी आईडी, वोटर आईडी, 2 पैन कार्ड, ये मुकदमे हैं। अरे भाई साहब, आपकी बीजेपी के 90% लोगों के 2-2 वोटर आईडी हैं और वो ऐलानिया बयान देते हैं कि हमने यहाँ भी वोट डाला, दिल्ली में भी डाला, अपने बिहार में भी डाला। आपने तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। क्यों नहीं कराया भैया आपने? अगर 2 पैन कार्ड रखना अपराध है, उस पर मुकदमा हो सकता है, तो 2 वोटर आईडी कार्ड रखना तो वो उससे भी बड़ा अपराध है। आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? जी। इसका मतलब आप अपराधियों को शरण देते हैं। नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं गौरव सिंघल। जी हाँ, गौरव सिंघल जो कि एक एडवोकेट हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में। गौरव जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप भाजपा से जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय तक, तो पहला सवाल तो यही होगा कि भाजपा छोड़ने की क्या वजह रही? देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय तक, जब समाजवादी पार्टी की 2012 से लेकर 2017 तक की सरकार रही, तब उपचुनाव जब 2014 में हुए तो नोएडा से भारतीय जनता पार्टी ने बहन विमला वाथम जी को टिकट दिया और विमला वाथम जी के चुनाव में हमने बहुत मेहनत करी और विपरीत परिस्थितियों में भी यह सीट हमने भाजपा की झोली में डाली। 2014 से लेकर 17 तक बहन जी के साथ मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए, जनता के हितों में हमने काम किया। लेकिन जब 2017 के चुनाव की घोषणा हुई तो हमें यह उम्मीद थी कि इस चुनाव में भी हमारी कार्य को देखते हुए बहन विमला वाथम जी को ही पार्टी द्वारा दोबारा टिकट दिया जाएगा। जी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह जी इस सीट पर आए और मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने ये सीट ज़बरदस्ती विमला वाथम जी से छीन ली। चूँकि विमला वाथम जी से मेरा बहुत नज़दीकी रिलेशन था, मैं उन्हें बड़ी बहन की तरह मानता था और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था, क्योंकि मैं वैश्य समाज से हूँ और ये नोएडा की सीट हमारा वैश्य समाज ही डिज़र्व करता है। तो जब उन्होंने विमला वाथम जी का टिकट छीना और पंकज सिंह को टिकट दिया तो इस पार्टी को छोड़ने की नींव तो उस दिन डल चुकी थी। जी। लेकिन फिर भी हमने पंकज सिंह जी के लिए पूरी मेहनत से काम किया, पूरी तन्मयता से काम किया और एक अच्छे मार्जिन से पंकज सिंह जी चुनाव जीत गए। जी। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकाल में कुछ मंत्री बने।
तो शहर की कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर हमने तत्कालीन अलग अलग विभागों के मंत्रियों से संपर्क किया जी कि हमारे मन में थी कि शहर के लोगों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। तो हमने जब उनसे अप्रोच किया तो ये चुनाव के लगभग 5-6 महीने बाद की बात है। जी तो उन तत्कालीन एक सहकारिता मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूँगा, और एक पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और एक नगर विकास मंत्री थे। जी हमें शहर की समस्याओं को लेकर जब हम उनके पास गए तो उनका समस्याओं को लेकर जो रवैया था वो बहुत कैजुअल था। जी मतलब उन्हें शहर की समस्याएं तो समस्याएं लगी नहीं रही थी। मतलब और इवन मैं बताऊंगा कि मैंने कई वरिष्ठ संगठन मंत्रियों से फ़ोन कराने के बावजूद भी उन्होंने हमारी समस्याओं को निगलेक्ट किया। तब मुझे लगा कि यार ये पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं के, और मेरा वो व्यक्तिगत काम नहीं था, मैं केवल जनता के काम लेकर उन मंत्रियों से मिला था और उन्होंने उन कामों को भी प्रायोरिटी नहीं दी। तब मुझे लगा कि यार ये पार्टी सही नहीं है, क्योंकि मैंने 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की कार्यशैली भी देखी थी और 2017 के 6 महीनों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की जो कार्यशैली थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये पार्टी अगर 10 साल सत्ता में रहे, 5 साल सत्ता में रहे, चाहे 20 साल सत्ता में रहे, ये जनता के हितों को, कार्यकर्ता के हितों की अनदेखी करती रहेगी। और ऐसी पार्टी में फिर मेरा दम घुटने लगा और फिर आखिर में मैंने बड़ा मन कड़ा करके मैंने निर्णय लिया और मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। लेकिन गौरव जी, भाजपा को तो वैसे वर्ग की पार्टी कहा जाता है, सपा में तो यादव और बाकी लोगों के लिए ज़्यादा प्राथमिकता होती है, वैसे वर्ग के लिए तो कुछ खास प्राथमिकता नहीं है। फिर ये कैसे आपका हृदय परिवर्तन हुआ? हृदय परिवर्तन नहीं, दरअसल क्या है, ये लोगों के बारे में लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वैश्य की पार्टी है, और मैं कहता भी हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है उसे उस मुकाम तक पहुँचाने में वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अगर हम आज की हायरार्की देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को उस गाय की तरह समझ लिया है कि जिसको चढ़ने के लिए तो छोड़ दिया जाता है। उसे पता है कि गाय कहीं भी चढ़ने छोड़ दो, दूध देने के समय पे अपने आप लौट कर आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में वैश्य समाज की जो आज दुर्दशा है ये किसी से छुपी नहीं है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों की हम बात करें, समाजवादी पार्टी की हम बात करें, समाजवादी पार्टी की 2012 से लेकर 2017 तक की जो सरकारें थी उसमें वैश्य समाज का बहुतायत था। लगभग 17 मंत्री थे हमारे वैश्य समाज के। जी आज कितने मंत्री हैं? आज तो गिनती के 4 मंत्री आप मुझे गिनवा दो। तो जितना सम्मान व्यापारियों का, वैश्य समाज का समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय मुलायम सिंह जी ने किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, इतना सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी 10 जन्मों में भी वैश्य समाज का नहीं कर पाएगी। लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आता कि वैश्य समाज की बातें समझ में क्यों नहीं आती। आप वैश्य समाज की बात करते हैं तो अभी एक संगठन का निर्माण हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन, जिसके आप राष्ट्रीय महामंत्री थे जी, जिसका कार्यक्रम होना था उसी दिन आपने उस पद से त्याग पत्र दिया जी। क्यों? मैंने उस त्याग पत्र जब दिया था तो वो मीडिया ने बहुत अच्छे से उसे प्रचलित किया था, अखबारों ने छापा था बहुत प्रमुखता के साथ। क्या वजह रही आपको मैंने छोड़ने रीजन की? भी बताया था उसमें। ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम पहले वैश्य समाज के उत्थान को लेकर हम लोगों ने डिजाइन किया था और उसी पद्धति में ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन पिछले अंतिम कुछ दिनों में उस कार्यक्रम को भाजपा के वैश्य समाज के लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। केवल वैश्य समाज के प्रोग्राम को भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम बनाकर रख दिया गया। वो देखो, कहीं ना कहीं अगर वैश्य समाज की दुर्दशा होगी तो मुझसे मैं दुर्दशा नहीं देख सकता, क्योंकि पार्टी हित में काम कर रहा हूँ। नहीं, पार्टी हित में नहीं, मैं वैश्य समाज के हित में भी काम कर रहा हूँ। जी। मेरे लिए समाज पहले है, पार्टी बाद में है। तो समाज पहले है तो फिर आपको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था, आपको बैठ के बात करनी चाहिए थी। आपको क्या लगा जब रास्ते सारे बंद हो गए तभी मुझे कड़ा निर्णय लेना पड़ा? जी जब बातचीत के सारे रास्ते मुझे दिखाई देगा कि बातचीत से कोई मसला सुलझ नहीं रहा है और मैं ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो मेरे समाज की स्थिति सुधारने के बजाय उसकी स्थिति को एक व्यक्ति विशेष या एक विशेष राजनीतिक दल के पास गिरवी रख दे, मैं ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अच्छा गौरव जी, बात चलिए समाजवादी पार्टी की, तो जब से नोएडा विधानसभा बनी है आज तक सपा को सीट नहीं मिल पाई है, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, इसके पीछे लोगों का शहरीकरण और सबसे बड़ी बात जो मुझे कमी लगी, समाजवादी पार्टी के पास पढ़े लिखे लोगों की कमी होना। नोएडा शहर आज एक हाईटेक शहर है, यूपी का शो विंडो कहा जाता है जी और आज अगर हम यहाँ देखें तो लिटरेसी रेट यहाँ 100% लिटरेसी रेट है जी। और समाजवादी पार्टी चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों की पार्टी है तो पिछले कुछ सालों तक इसमें
कम पढ़े लिखे लोगों का वर्चस्व हुआ करता था। जी। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की कमान माननीय अखिलेश यादव जी ने संभाली है, आप देखेंगे कि हमारी पार्टी के अंदर भी हाई एजुकेटेड लोग पार्टी के अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। आप हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को देख लीजिए, कोई बीटेक इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई एमडी है, कोई प्रोफेसर है, सब हाई प्रोफाइल लोग हैं और हाईली एजुकेटेड लोग हैं। हमारी पार्टी को लगा कि हम अपनी बात इन लोगों के माध्यम से ही उस मास पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, तभी हमारी पार्टी ने अपने संगठन में वो चेंज किया। आज नोएडा में मुझ जैसा कार्यकर्ता आज प्रदेश की टीम में है और हमें यही तो जिम्मेदारी है हमारी कि हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो एक लैक ऑफ कनेक्शन है एक शहर के लोगों के बीच में और हमारी पार्टी के बीच में जो कनेक्शन की कमी है, उस कमी को पूरा ही तो हमें करना है। आज हम आप यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी 10,000 लोगों तक, 20,000 लोगों तक या 50,000 लोगों तक पहुंचाऊंगा तो उन्हें पता लगेगा कि हमारी पार्टी क्या सोचती है जी। हमारी पार्टी का विजन क्या है, हमारी पार्टी किस कार्यशैली पे चल रही है, तो जब भी तो वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी तक वो कमी थी, अब हमारी पार्टी उस गैप को फिल कर रही है। अच्छा, आपकी पार्टी पीडीए करती रहती है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है। जी। मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जी। हम उसे कहते हैं पी से पीड़ित, डी से दुखी और ए से आदिवासी। जी। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, जी। हर जाति के अंदर संपन्न लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वैश्य समाज से तो आप करोड़पति ही होंगे। जी। आप दलित है तो इसका मतलब नहीं आप गरीब ही होंगे। जी। दलितों में भी अपर कास्ट के लोग, अपर प्रोफाइल के लोग हैं और वैश्य और ब्राह्मणों में भी गरीब प्रोफाइल के लोग हैं। जी। तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी समाज के सब वर्गों को साथ लेके चलती है। हमारी पार्टी का सीधा साधा एजेंडा है, जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर वो पीड़ित है, दुखी है, और महिलाएं तो विशेष तौर पे दुखी हैं, हमारी पार्टी इनकी समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया है। जी। अब बात करें अगर हम चिकित्सा की, तो मुलायम सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे, तो क्या वजह रही कि मुलायम सिंह जी को हरियाणा जाके अपना इलाज कराना पड़ा? इसका बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा पवन भाई। इसका मैं आपको जवाब ये दूंगा, जब मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी रहे उस समय आपको पता होगा कि उस समय प्रदेश की हालत क्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उठाकर देखेंगे तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था माननीय मुलायम सिंह ने जितनी सुधारी, उसे आज तक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं सुधार पाई। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा, 2012 से लेकर 2017 तक जब 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, आपको मैं याद दिला दूं, लखनऊ के अंदर डॉक्टर क्या नाम है इनका, मेदांता वाले, इनका हॉस्पिटल बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है लखनऊ में, उसका इनॉग्रेशन भी किया और उसका भूमि पूजन भी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर दिया लखनऊ में। आज से 10 साल पहले की बता रहा हूँ मैं आपको। इन 10 सालों में तो दुनिया बहुत तेजी से बदली है। जी। आज जो हम आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये 10 साल पहले पॉडकास्ट नहीं हुआ करते थे। ये पॉडकास्ट 1 साल पहले आए हैं। जी। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदली, दुनिया का कहना चाहिए इकोनॉमिक्स बहुत तेजी से बदला, ज्योग्राफिक बहुत तेजी से बदला। तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आज जो हम देख रहे हैं इसमें पीछे का कोई योगदान नहीं है। जी। आज अगर हम नोएडा में हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो इसमें मायावती जी का कोई योगदान नहीं है, या इसमें अखिलेश यादव जी का कोई योगदान नहीं है। अगर उन लोगों ने एक बेसिक नींव नहीं दी होती तो ये बिल्डिंग ना बन पाती। अगर माननीय बहन मायावती जी मुख्यमंत्री ना होती तो आप नोएडा का जो आज स्वरूप देख रहे हैं, क्या ये स्वरूप आज हो पाता? जी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने नोएडा में जितने काम कराए, आज योगी सरकार पिछले 10 साल होने के बावजूद भी, 10 साल होने जा रहे हैं जी, अभी तक उन्हीं कामों का फीता काटती आ रही है। बताइए क्या नया काम कराया? एलिवेटेड रोड समाजवादी पार्टी की देन, भंगेल वाला एलिवेटेड रोड जिसका पिछले महीने अभी इन्होंने ट्रायल चालू किया है जी, ये किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। जी, नोएडा के अंदर साइकिल ट्रैक किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। भाजपा ने क्या दिया? भाजपा ने दिया प्रदूषण, भाजपा ने दिया पार्किंग का माफिया, भाजपा ने दिया हमें जहरीला पानी। जी। तो आप समाजवादी पार्टी ने जो दिया, आप अभी तक उन्हीं का फीता काटते आ रहे हो। भाई कुछ अपना नया करके दिखाओ। बात करें नए की, तो समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ाम हमेशा लगता है कि ये भूमाफियाओं को ज़्यादा टिकट देते हैं या मुस्लिम वर्ग को ज़्यादा देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा एक सीधा सा सवाल है, जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी 2014 की सरकार आने के बाद तक भी, अरे ऐसे नाम लेके एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। जी, जी, बताइए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहती थी। जी। जब तक वो दूसरी पार्टी में रहते हैं
तो वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, जी। उन पे कई कई हजार करोड़ रुपए के मुकदमे होते हैं। जी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलता है, उसके सारे मुकदमे माफ हो जाते हैं। जी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, नाम बताएंगे आप? जी, नाम बताइए। आप ही बताइए ताकि दर्शक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जी जब तक वो एनसीपी के नेता रहे तब तक तो उनके ऊपर शुगर मिल घोटाला, चीनी घोटाला, ये सब घोटाले, उनके ऊपर कई हजार करोड़ के मुकदमे थे, सीबीआई ने मुकदमे दायर करे। जी। और जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, जी। भाजपा ने उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया और सारे मुकदमे माफ कर दिए सीबीआई ने। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर आप जिन भूमाफियाओं की बात करते हो, जी जितने भूमाफिया समाजवादी पार्टी में थे, आज वो कहाँ हैं? जी आज वो सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय बने बैठे हैं। जी और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जी। अभी जो कोडिन कफ सिरप कांड हुआ है, जी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों ने किया है। और यदि इसी में किसी यादव का या मुसलमान का नाम होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कोडिन कांड दिखाई, कफ सिरप कांड दिखाई नहीं दे रहा। सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कफ सिरप पीने से कोई नहीं मरा। जी। अरे तो भाई इतनी सारी मौतें हुई हैं, सबको दिखाई दे रहा है, मीडिया में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है कि कफ सिरप पीने से मौतें हुई हैं। जी। तो आज तक आपका बुलडोजर कहाँ सो रहा है? अब तो बुलडोजर में तेल भी खत्म हो गया और ड्राइवर भी सो गया। जी। जब समाजवादी पार्टी ने अभी विधानसभा सत्र में इनकी कारगुजारियों पर शोर मचाया, तब जाके मुख्यमंत्री को सदन में बयान देना पड़ा। और मैं ये भी लिख के दे सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी को बड़ा दर्द हुआ होगा ये बात कहने में कि वो बुलडोजर चलवाएंगे, और चलेगा नहीं, ये भी तय है। ये आपको पूर्ण विश्वास है कि बुलडोजर चलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके स्वजाती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग हैं, चल ही नहीं सकता। आज जितने भी अपराधी हैं आप जी। उठा के देख लीजिए, 20 में से 19 अपराधी माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। जी। उन पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, मारा कौन जाएगा? अतीक अहमद। मारा कौन जाएगा? मुस्लिम नेता, मुस्लिम होगा आजम खान। आजम खान जी पे मुकदमे कौन से लगाए? बकरी चोरी, किताब चोरी, 2 फर्जी आईडी, वोटर आईडी, 2 पैन कार्ड, ये मुकदमे हैं। अरे भाई साहब, आपकी बीजेपी के 90% लोगों के 2 वोटर आईडी हैं और वो ऐलानिया बयान देते हैं कि हमने यहाँ भी वोट डाला, दिल्ली में भी डाला, अपने बिहार में भी डाला। आपने तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। क्यों नहीं कराया भैया आपने? अगर 2 पैन कार्ड रखना अपराध है, उस पर मुकदमा हो सकता है, तो 2 वोटर आईडी कार्ड रखना तो वो उससे भी बड़ा अपराध है। आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? जी। इसका मतलब आप अपराधियों को शरण देते हैं। गौरव जी, हमेशा सपा पे एक और इल्जाम लगता है कि यहाँ भाईवाद, जातिवाद कोई प्रमुखता रहती है। कैसे कहेंगे इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब मैं क्या, हमारी पार्टी के मुखिया लोकसभा में दे चुके हैं जी। और एक लिस्ट भी है कि जितना भाई भतीजावाद भारतीय जनता पार्टी में है, इतना भाई भतीजावाद किसी अन्य दल में नहीं है। अखिलेश जी के परिवार के सभी लोग कहीं ना कहीं देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा आपको। जी। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बेटा, जी। माननीय पंकज सिंह जो नोएडा से विधायक हैं, जी। ये भाई भतीजावाद नहीं है? जी। और बहुत सारे सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके बेटे, वो भी सांसद विधायक और बेटे भी सांसद विधायक हैं, वो भाई भतीजावाद नहीं है, क्योंकि वो भाजपा की तरफ से है। लेकिन यदि समाजवादी पार्टी के योग्य व्यक्ति, जी, जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है, हाँ, अगर वो सांसद विधायक बनते हैं तो वो भाई भतीजावाद की श्रेणी में आता है। तो आप खंडन करते हो इस चीज़ का? ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, मतलब किसी का पुत्र होना, अगर आपका पुत्र सांसद बने, विधायक बने, तो वह भाई भतीजावाद नहीं है। लेकिन यदि दूसरे का व्यक्ति का भाई बेटा या भाई सांसद बने, विधायक बने, तो वो भाई भतीजावाद है। ये दोगली राजनीति तो नहीं चलेगी। अगर आप हम पे भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हो तो हमसे ज्यादा भाई भतीजावाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। आपने नोएडा के विधायक सुषमा स्वराज की बेटी, जी, सुषमा स्वराज नहीं, सुषमा स्वराज की बेटी, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके माता पिता भी सांसद और आज भी हैं। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल तो अब भी मिल जाएंगे आपको, आप गूगल सर्च करेंगे अब भी मिल जाएंगे। जी। लेकिन चूंकि आरोप समाजवादी पार्टी पे है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 10 सालों से इनकी तानाशाही के सामने नहीं झुकी है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सपा पे ये इल्जाम लगता है तो भाजपा भी कहीं दूध की धुली नहीं है? नहीं, बराबर की हिस्सेदार है इस अपराध में। अगर ये अपराध है तो जी, तो भाजपा भी बराबर की अभी हिस्सेदार है। आपने नोएडा विधायक का नाम लिया और आप उसको हमेशा टूरिस्ट विधायक के रूप में कहते हैं, तो क्या वजह है इसकी? नहीं, मेरा उनसे, मैं उनका, पंकज जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब शहर की राजनीति की बात आती है, शहर की जनता की समस्याओं की बात आती है, तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हमारे शहर के विधायक की जरूरत जब हमारी जनता को होती है,
तब हमारे शहर के विधायक कहीं दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक वीआईपी के बेटे हैं। तो वो अपने लोग, या तो वो अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करते हैं, या उनके जो आसपास कुछ लोग रहते हैं वो उन्हें राजा की तरह ट्रीट करते हैं। जी, ये मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, और पिछले लगभग 10 सालों से पंकज सिंह जी 2017 से लेकर आज तक नोएडा के विधायक हैं। आप इस शहर के एक सम्मानित पत्रकार हैं और पिछले 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, 20 से भी ज्यादा। जी। क्या आपके पास पंकज सिंह का नंबर है? नंबर किसी के पास नहीं होता है, बिल्कुल। क्यों? अगर आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि का नंबर आपके पास डॉक्टर महेश शर्मा का नंबर है? बिल्कुल बिल्कुल है। क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं है? आपके पास एक सांसद का, पूर्व केंद्रीय मंत्री का नंबर हो सकता है, एक साधारण से विधायक का नंबर आपके पास नहीं है। जी। या आप मुझे नोएडा में आज 7.5 लाख 8 लाख लोग जिनकी वोट बनी हुई है, और लगभग 5 लाख लोग बिना वोट वाले भी हैं, लगभग 10 से 12 लाख लोग नोएडा में रहते हैं। आप मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के ऐसा ला दीजिए जिसके पास पंकज सिंह का निजी मोबाइल नंबर हो। जी। एक व्यक्ति 12 लाख में से, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक व्यक्ति आप ला के दे दीजिए। और छोड़िए नोएडा महानगर के महानगर अध्यक्ष वर्तमान में जो भी हो, यदि उनके पास पंकज सिंह का व्यक्तिगत नंबर हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी। और इससे पहले भी हमारे वैश्य समाज के एक व्यक्ति महानगर अध्यक्ष रहे थे। इस दावे के पीछे कोई खास वजह? तो ये तो इस बात का जवाब तो माननीय विधायक जी दे ना। जी। इस बात का जवाब माननीय विधायक जी दे कि उनका जब जनता को उनकी जरूरत है वो अवेलेबल नहीं है। शहर में समस्याएं होती हैं, इनके ऑफिस से एक मैसेज आता है, फलाने दिन फलाने समय पे माननीय विधायक जी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जी। भाई आप यहाँ से 50 किलोमीटर आगे निकल जाओ। विधायक को लोग सुबह 5 बजे घर से जगा लेते हैं। आप उनके कार्यालय पे मिलकर दिखा दो। एक आम व्यक्ति यदि हमारे शहर के विधायक से मिलना चाहे तो वो हिम्मत नहीं है, वो मिल ले। जी। तो उन्हें टीयू से मिलने ना कहूं तो क्या कहूं भाई? यही वजह उनका है कि शहर की जनता की समस्याओं के लिए ध्यान है, सड़कों पे रहे। और पिछले 10 सालों से उनकी सरकार है, उन्होंने शहर की समस्या निराकरण कराने के लिए क्या किया? जी। कोई समस्या सुलझाई है उन्होंने? व्यापारियों की सुलझाई हो, किसानों की सुलझाई हो, छात्रों की सुलझाई हो। रोज किसान आंदोलन या संगठन आंदोलन करते रहते हैं, और वे केवल माननीय विधायक जी को एक ज्ञापन देकर शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि वो रक्षा मंत्री के बेटे हैं। एस्कॉर्ट चलती है उनके साथ 3-3 गाड़ियां। जी। तो क्यों नहीं समस्या का समाधान करा भाई किसानों को? सुरक्षा की दृष्टि से अलग चीज है, लेकिन और विधायकों क्यों नहीं? लेकिन जनता के साथ अगर उनका संपर्क नहीं है, कहाँ तो है? दर्शक सुन रहे हैं आपकी बातें, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी, लोग दर्शक सुन रहे हैं और आपकी बात समझ रहे होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, भाई, किसानों के रोज संगठन हमारे आंदोलन करते हैं। आज तक माननीय विधायक जी ने इस शहर के संगठन की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया? और छोड़िए व्यापारियों की समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? जी। महिलाओं की समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? अरे आप तो एक सामान्य विधायक का फर्ज भी नहीं निभा पा रहे। आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको समाज की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। करना चाहिए, बिल्कुल। और आपके पास तो एक्स्ट्रा पावर्स हैं। आपसे तो लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हैं। आप तो एक सामान्य विधायक के जितना भी काम नहीं कर पा रहे। जी। चलिए गौरव जी, अब समस्याओं की बात चल रही थी, तो हम नोएडा अथॉरिटी का एक धारा 10 नोटिस दिया जाता है, इंडस्ट्री और हाउसिंग, सारी इंडस्ट्री, तो क्या है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, धारा 10 का जो एक नोटिस है, ये नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एक अवैध वसूली का हथियार है। कैसे? देखिए, जो भी व्यक्ति को अगर इन्होंने एक नोटिस दे दिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये नोटिस सर्व नहीं करते। अपने ऑफिस में बैठे प्रॉपर्टी देगी, नोटिस डाला और फाइल में लगा दिया। तो प्राधिकरण अधिकारी का कहना है कि हम नोटिस उनको देते हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। अब बताता हूँ मैं जी। अगर आप इस तरह देखेंगे, अगर एक गरीब व्यक्ति जिसका एक LIC फ्लैट है, उसने बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के एक पाई जोड़ के 9 लाख का 10 लाख का फ्लैट खरीदा। अगर उसने गलती से एक बालकनी निकाल ली जी, तो क्या उसे इतना अधिकार नहीं है कि साफ हवा लेने का, साफ सांसें लेने का, साफ पानी पीने का, ताजी हवा लेने का अधिकार नहीं है उसका क्या? अरे भाई ठीक है, थोड़ी गलती कर दी, आप उसे रेगुलराइज कर दो, पेनाल्टी लगा लो। होता क्या है इसकी आड़ में, जब उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाता है, तो उसके लिए ट्रांसफर मेमोरेंडम कराना पड़ता है। बिल्कुल, TM का प्रोसेस है। तो जब आप TM कराने जाते हो तो वहां आपको बताया जाता है भाई आपकी फाइल में तो ये नोटिस दिया हुआ है। वो कहता मुझे तो पता ही नहीं है, मिला ही नहीं आज तक। मिला ही नहीं आज तक जी। तो हमने तो दिया था। अब क्या होगा जी, अब डील होगी, जिसकी प्रॉपर्टी की जैसी कीमत, जितना बड़ा प्लॉट, जितनी कीमत का प्लॉट, उस हिसाब से उस नोटिस को खत्म करने का। तो ये मान लिया जाए कि आप, और इस समस्या को लेकर मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे CO साहब से मिला था जी, और हमने उनको सारी समस्या की। उन्होंने कहा गौरव जी हम एक एक मुद्दे को दिखवाएंगे,
2 4 5 फाइलें उनको दे के भी आया था जी। और उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब वही वाली बात है कि एक एक मुकदमा, एक एक नोटिस, लोग आना भी नहीं चाहते। हमने लोगों से कहा आप अपने नोटिस लेके आइए। डर इतना है, खौफ इतना है कि नोटिस मिलने के बाद भी लोग चुप है। आपके साथ गलत भी हो रहा है और आप रो भी नहीं सकते। उनको कहीं डर होता होगा कि हमारी प्रॉपर्टी कैंसिल ना हो जाए। कैंसिलेशन हो जाएगी तो उसके भी तो लॉज हैं भाई। कैंसिलेशन हो जाएगी तो आप अभी तो नोटिस, फिर आप इसका मतलब फिर भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हो। तो क्या सुझाव है आपका, कैसे धारा 10 के नोटिस से निपटा जाए? देखिए सीधा सीधा तरीका ये कि आप उसकी एक लिमिट बना दो कि यदि भी किसी व्यक्ति ने थोड़ा बहुत कर रखा है तो आप उसमें फाइन लगा के रेगुलराइज कर दो। उनका क्या करोगे जो 2 कमरे का मकान है और 4 कमरे बना के उनको बैठे तोड़ हैं? देना चाहिए। उनको भी नोटिस देकर आपने क्या क्या कार्रवाई करी फिर आप बताइए। इंडस्ट्री एरिया में भी वही है। अरे सर आप बताइए ना, आपने इतनी प्रॉपर्टी में नोटिस दिए, जी। लगभग 1.5 लाख 2 लाख नोटिस हैं। आपने शहर की जनता के लिए कोई नज़ीर बनाई? आपने 2 4 बिल्डिंग गिरा देते, आप गिराई आपने। जब आप गिराने जाते हो वहीं से पैसा लेके फिर आ जाते हो। जी। तो लोगों में डर खत्म हो गया, तो कानून का भय कहाँ रहा। प्राधिकरण ने तो मैंने बताया ना कमाई का अड्डा बना लिया, वो चाहते ही नहीं कुछ है। तो धारा 10 नोटिस एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया केवल जाए। कमाई का, अवैध वसूली का। ये एक अवैध वसूली का हथियार है जो प्राधिकरण के अधिकारी, हो सकता है इसमें शीर्ष जो बड़े अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व ना हो, लेकिन नीचे के अधिकारी तो सारे करप्ट हैं। और उन्होंने अवैध, और फिर क्यों हो जाता है टीएम, फिर एकदम से कैसे कैंसिल हो जाता है वो धारा 10 का नोटिस? जी। माल पहुंच जाता है। ओके, बात करते हैं अवैध वसूली की। तो नोएडा में इस समय चारों तरफ पार्किंग माफियाओं का राज है, कैसे देखते हैं इसको? ये मुद्दा भी हमने, पार्किंग माफिया का मुद्दा भी हमने सीईओ साहब के सामने उठाया था। जी। उन्होंने ये जवाब दिया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा सारे एरिया डिमार्क किए गए और डेजिग्नेटेड एरिया बनाए गए हैं। ठीक है। कायदे में तो जो पार्किंग होती है उसी एरिया में होनी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी के इतने सारे अधिकारी, सुपरवाइजर, जीएम, ओएसडी सब फील्ड में रहते हैं। जी। सबको दिखता है जी। कि पार्किंग माफिया ने आम जनता से लूट मचा रखी है। मार पिटाई भी करते हैं। मार पिटाई भी करते हैं। बिल्कुल। और मैं एग्जांपल दूंगा, आप कहीं भी रोड पे जहां पार्किंग नहीं वहां गाड़ी खड़ी कर दो, अरे वहां नो पार्किंग भी नहीं है, ठीक है, ओपन पार्किंग है। आप 2 मिनट खड़े नहीं होगे, जब भी एक पार्किंग ठेकेदार का गुर्गा आएगा यार आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। और अभी पीछे कुछ दिन पहले तो ये भी आया था कि अपने पर्सनल आईडी पे वो लोग पैसा ले रहे थे, जी। जबकि नोएडा प्राधिकरण द्वारा उन्हें पीओएस मशीन्स दी गई हैं। जी। वो लोग अपने क्यूआर कोड पे पैसा ले रहे हैं पर्सनल अकाउंट में। क्या नोएडा के विधायक को दिखाई नहीं देता? सबको दिख रहा है, शहर की जनता तरसता है, लेकिन नोएडा के विधायक को नहीं दिखाई दे रहा। जी। गौरव जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? नोएडा में बहुत कम है, लोग परेशान रहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नोएडा की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जी। और नोएडा का विस्तार आज से कुछ सालों पहले तक नोएडा 8 स्क्वायर किलोमीटर में था, लेकिन आज नोएडा का विस्तार परी चौक तक तो नोएडा ही हो गया। जी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा। जी। आज भी अगर हम देखें तो नोएडा के अंदर सिटी बसें चलती ही नहीं है। जी। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है। कारण क्या है कि आप वो मैनेजमेंट डेवलप नहीं कर पाए, आप वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। आप बात तो करते हैं एक डेवलप्ड कंट्री के जैसी, आपके अधिकारी जाते हैं स्विट्जरलैंड, आपके अधिकारी जाते हैं जर्मनी, आपके अधिकारी जाते हैं दुबई स्टडी करने के लिए। आप वो स्टडी करके क्या आते हैं? इम्प्लीमेंट तो होता नहीं है। इम्प्लीमेंट तो होता नहीं। जी। आप जब और कंट्रीज के अंदर अगर 1 मिनट भी ट्रेन या बस लेट हो जाए तो वो अपोलॉजी करते हैं कि हमें माफी मांगते हैं। अरे आप क्या अपने एक छोटे से शहर में, एक दुबई है, दुबई भी इतना बड़ा शहर है जितना बड़ा नोएडा। बिल्कुल। दुबई में हर बस 1 मिनट पे टाइम पे चलती है, जी। हर बस स्टैंड के ऊपर उसका जो टाइम टेबल है वो डिक्लेयर्ड है। अगर वो लोग कर सकते हैं भाई, आप क्यों नहीं? आपकी तो जो आपका जो बजट है उनकी जीडीपी से ज़्यादा है भाई। तो आप, इसका मतलब आप में इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति अधिकारियों में तो है ही नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि तो उनसे भी बड़ी, उनका तो भूल ही जाओ, क्योंकि लग्जरी गाड़ियों में आना है, लग्जरी गाड़ियों में जाना है, एसी से आना, एसी से जाना, उन्हें शहर की जनता की परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। समस्या की बात करें हम पब्लिक की, तो एक परेशानी और रहती है समस्या कि रोडें बनती हैं और 6 महीने में टूट जाती है, फिर टेंडर पास होता है, फिर रोड बनती है, फिर 6 महीने में टूट जाती है। कैसे देखते हैं इसको आप? इसका सीधा, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं पवन भाई जी। आप समझिए कि सड़कें 6 महीने में क्यों टूट रही हैं। आपने उस ठेकेदार के लिए क्या जिम्मेदारी सेट करी? जी। आज अगर कोई एनएच बनता है तो उसकी 5 साल तक की मेंटेनेंस उस कंपनी की है जिस कंपनी ने उस एनएच को बनाया है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ठेकेदार आज सड़क बना रहा है और 6 महीने में टूट रही है,
और आपने उसका पेमेंट भी कर दिया, ठीक, अधिकारियों ने अपना कमीशन ले लिया, तो भाई लायबिलिटी किसकी है? शहर की जनता क्यों भुगते हैं? और सुनिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जी, अग्गापुर से लेके बंगेल एलिवेटेड जो रोड है, इसके नीचे आज भी रोड टूटा पड़ा है। सेवरल नोटिस देने के बाद, सेवरल और निवेदन करने के बाद भी नोएडा प्राधिकरण अभी तक भी उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। व्यापारियों ने भी उस पर आंदोलन कर लिया, किसानों ने भी आंदोलन कर लिया, लेकिन अधिकारियों के कान पे जू नहीं रहेंगे। बात भंगेल की कर रहे हैं तो वहाँ तो इतनी धूल मिट्टी बताई जाती है कि लोग बीमार रहने लगे, बुजुर्गों को पूरा समस्या हो रही है, नोएडा सर, बच्चों को समस्या हो रही है, बुजुर्गों पवन को भाई समस्या पूरा हो रही नोएडा आज इन्होंने जो है, मैं क्या बताऊं आपको, ये जहर है। जबकि भर दिया है। स्वच्छता के लिए तो अवार्ड मिला इनको। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी संस्था थी जिसने आंखें बंद करके इनको अवार्ड दे दिया। आज आप अभी चलो मेरे साथ, नोएडा में जितने टॉयलेट हैं, अगर उनमें से 10% भी आपको फंक्शनल मिल जाएं, सब में ताले लगे होंगे। तो भाई ताले लगाने के लिए बनाई थी क्या आपने? या फिर कमाई का अड्डा था वो भी, क्योंकि उनके ऊपर ऐड चलता है जी, आपने वो भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, और जिसकी जिम्मेदारी उन ऐड को चला के कमाई करने की तो है, लेकिन उन्हें मेंटेन करने की नहीं है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष कहाँ जाए टॉयलेट करने? आपने इतना पैसा लगाया, बनाए टॉयलेट, तो भाई उनको चालू भी तो करो। और अभी ये मुद्दा हमने माता प्रसाद पांडे जो हमारे सदन के नेता प्रतिपक्ष जी। है, उनको लिख के दिया, उन्होंने विधानसभा में उठाया मुद्दा परसों। जी, तो समाजवादी पार्टी तो अपने मंच से नोएडा शहर की समस्याओं को जगह जगह उठाती रहती है, लेकिन ये विधायक जिनकी सरकार है और ये कहते हैं कि तीसरी बार भी इनकी सरकार आने वाली है, ये लोग क्या कर रहे हैं? शहर की जनता का दोहन, शहर की जनता का इमोशनल अत्याचार क्या कर रहे हैं शहर की जनता के साथ। अच्छा, एक और मुद्दा उठाया था आपने, जो हाई राइज सोसाइटी है उनके एओ के ऊपर कुछ एफआईआर दर्ज हुई थी जी। क्या था पूरा मामला? शहर की 2 एओए थी जी, उसमें 2 एफआईआर हुई थी, एक आम्रपाली प्लेटिनम के ऊपर और एक सुपरटेक के ऊपर। जी, उसमें क्या था कि एओए जो कि एक केवल मैनेजमेंट कमेटी है, उसका सोसाइटी से कोई मतलब नहीं, वो केवल सोसाइटी का मैनेजमेंट देखती ठीक है, और वो एक इलेक्टेड संस्था है। ठीक है, यदि उस संस्था उस इतने बड़े प्रेमिसेस के अंदर कोई हादसा होता है जी। तो नोएडा प्राधिकरण और लोग उस एओए को जिम्मेदार ठहराते हैं, ओके। जबकि एओए किसी भी हद तक जिम्मेदार नहीं है। एओ का गठन किस लिए होता है फिर? एओए का गठन होता है कि सोसाइटी की मेंटेनेंस हो गई। अब मान लीजिए, अब उसमें एक मुद्दा बताऊंगा मैं। एक महिला जा रही थी, ऊपर से किसी रेजिडेंट की बालकनी से गमला गिरा और वो लेडी ठीक है, इंजर्ड हो गई। उस लेडी ने उसके ऊपर एफआईआर नहीं कराई, एओए के ऊपर एफआईआर कराई। एओए का क्या रोल है इसमें? हाँ, गमला एओ ने तो गिराया नहीं है। यमुना तो देंगे नहीं। जी, उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से मिला और कमिश्नर साहब ने बाकायदा उसमें कमेटी बिठाई और एसीपी साहब को उसके लिए अपॉइंट किया कि आप अगर ये गलत है, जी, और उसमें वो जांच चल रही है, और मुझे एक पक्का यकीन है कि हम उस एओए के खिलाफ एफआईआर को खत्म करा के दम लेंगे। समाजवादी पार्टी इस शहर की हर एक एओए के साथ है। यदि एओए के साथ कोई गलत हरकत होती है, कोई गलत बर्ताव होता है प्रशासन के द्वारा, तो समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके। एक मुद्दा और था सोसाइटीज़ में हमेशा रहता है कि रजिस्ट्री वाला मामला अटका रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी पॉलिसी का मैटर है, और मैं इसीलिए कहता हूं कि इस शहर के विधायक अगर चाहते तो इस पॉलिसी को विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट में इस पॉलिसी को सुधार देंगे जी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी। और ये मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं, यदि 2027 में हमारी सरकार बनती है तो पहले 6 महीने के अंदर नोएडा की सारी समस्याओं का समाधान हम करा देंगे। तो समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ 2027 में? नोएडा शहर की सारी समस्याओं को दूर करने के मुद्दों के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, मैं चूंकि पिछले काफी समय से राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है। हमने भी पार्टी के पैनल पे आवेदन किया हुआ है, और बाकी जो पार्टी निर्णय लेगी, यदि उन्हें लगेगा कि हम एक उपयुक्त कैंडिडेट हैं तो पार्टी के पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, और यदि पार्टी हमारे अलावा किसी और को उम्मीदवार बनाती है तो हम तन मन धन से उसके साथ। तो अगर आपको विधायक के रूप में नोएडा चुन लेता है तो पार्किंग माफिया, धारा 10 या अन्य पहले 6 महीने के समस्याएं, अंदर, पहले 6 महीने के अंदर, और हम अपना 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जी, जिस दिन चुनाव जीतेंगे उस दिन समस्याएं डिक्लेयर करेंगे, और अगले 6 महीने के अंदर उन समस्याओं पे हमने क्या काम किया, आपके माध्यम से यहीं बैठ के हम उन 6 महीने का अपना वर्कशीट, अपना रिजल्ट देंगे आप। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो क्या उसके साथ आप चुनाव लड़वाएंगे उसको? बिल्कुल। मेरा काम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, और मेरा लक्ष्य है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाना है। जी, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि नोएडा से मैं चुनाव लड़ूं या कोई व्यक्ति लड़े।
जी मेरी नज़रों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी के साथ उस व्यक्ति को जिताना ये मेरा फर्ज भी है और मेरा कर्तव्य भी है। गौरव जी, सामाजिक बात हो गई, शहर की समस्याओं के ऊपर बात होगी, पॉलिटिकल भी हो गई। अब एक धर्म से जुड़ा सवाल भी पूछ लेते हैं। आपको हमेशा देखते हैं शहर के अंदर लोग, तो आप पूरे माथे पे चंदन और टीका लगा के हमेशा दिखाई देते हैं, जबकि आप ही के पार्टी के एक है राजकुमार भाटी जी, जो कि भगवान में आस्था नहीं रखते और वो कुछ का कुछ बोलते हैं, विवादित रहते हैं, जबकि आपकी आस्था है। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, भगवान में श्रद्धा ये अपनी आस्था का विषय है। ठीक है। यदि हम एक दल में हैं तो इसका ये मतलब नहीं, आप हो सकता है किसी और भगवान को मानते हो ना मानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चूंकि एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मेरी अपनी हिंदू धर्म में मेरी आस्था है। मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ। मैंने चूंकि हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मेरे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना मेरा धर्म भी है और मेरा फर्ज भी है। तो क्या आप सहमत हैं राजकुमार भाटी जी जो बोलते हैं नहीं, कि पार्टी के मैं अंदर राजकुमार है? भाटी जी के बयानों से बिल्कुल सहमत नहीं। और ये मैं बात आपको बता दूं कि नोएडा से केवल मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजकुमार भाटी जी के उस बयान का विरोध किया था, तो पार्टी में रहते हुए भी। अखिलेश जी कैसे देखते हैं इसको? अखिलेश जी को भी, अखिलेश जी क्या, और आपको बता दूं राजकुमार भाटी जी ने भी अपनी उस गलती को माना। लेकिन विवाद तो आज भी विवाद हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली। अखिलेश जी को भी लगा कि भाई ठीक है, राजकुमार भाटी जी ने जो बयान दिया वो हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है। अच्छा, एक अलग हट के सवाल हम जानना चाहेंगे कि मुलायम सिंह जी का जन्मदिन बड़े शानो शौकत से मनाया जाता था और बॉम्बे से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती थी और धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता था। क्या वजह रही कि सरकार से हटने के बाद वो जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया बंद हो गई? मैं बिल्कुल बताऊंगा। इस पर बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इसका मैं आपसे जवाब ये चाहूँगा, जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी या अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे तो उनका जन्मदिन पार्टी ने नहीं मनाया। जी, आपको ध्यान हो, आप जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं वो सैफई में महोत्सव हुआ करता सैफई था, महोत्सव के नाम से ही होता था। सैफई महोत्सव के नाम से, और उस कार्यक्रम को कौन आयोजित करता था? जी सैफई के लोग। आप इस बात को देखो कि सैफई के लोग कितना मोहब्बत करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी आज से। क्या हो गया उस मोहब्बत को? मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब 2-3 बार कार्यक्रम हो गया और भाजपा के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने उस कार्यक्रम को लेकर जब समाजवादी पार्टी का चरित्र हनन करना शुरू कर दिया तो माननीय नेताजी को बड़ा दुख हुआ कि हम अगर कोई काम खुशी के लिए, लोग हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं लेकिन लोगों को ये बात बुरी लग रही है। जी तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम इस कार्यक्रम को, सैफई महोत्सव को नहीं मनाएंगे। और सुनिए, आप हमारे कार्यक्रमों की चर्चा तो करते हैं, अभी लखनऊ में 1 महीना पहले सरोजनी नगर के विधायक जी साहब ने एक कार्यक्रम कराया जी उसमें मुंबई से सेलिब्रिटी आए, मुंबई से सिंगर आए, आपने तो उस पर सवाल नहीं किया। जी उसमें विधायक साहब गाने माइक ले लेके गाना भी गा रहे थे, नाच भी रहे थे और वो पूरा पार्टी के फंड में से कार्यक्रम हुआ। जी आपने उस पर तो सवाल नहीं उठाया। क्यों? यहां मीडिया बायस्ड हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना शुरू कर देता है। जी इसीलिए इस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। आपके विचार भी यही है? आपके नहीं है? आपके जानना चाहते आपको ये कहना चाहिए था ना कि भाजपा ने भी ये किया था, इसमें आपकी कह रहा है, आपने तो वो सवाल नहीं उठाया। आपने भी तो सीधा समाजवादी पार्टी पे आक्षेप लगाया ना। आपने तो भाजपा पे अभी तक एक बार भी आप पे आक्षेप नहीं लगाया। जी आपने अभी तक पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलताओं पे एक भी प्रश्न किया नहीं? किया। बिल्कुल। आपने सारे प्रश्न समाजवादी पार्टी को लेके किए, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की असफलता को लेकर तो एक भी सवाल नहीं किया। समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप पार्टी के काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, तो जानना चाहेंगे आपके विचार क्या है, लेकिन कैसे है? आपको मेरा विजन समाजवादी पार्टी की क्वेश्चन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं का भी तो प्रश्न पूछना था। उस पर जी। तो आपने एक भी सवाल नहीं किया अभी तक। जी आप ये पूछ रहे ना भी उत्तर प्रदेश में आज जो जितनी भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, आज उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, एक भी भर्ती नहीं निकली है पिछले 10 सालों में, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती है जितने भी गैंगस्टर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर तो आपने कोई सवाल नहीं किया। सारे सवाल आपने समाजवादी पार्टी को लेके किए, इसीलिए हम इसको गोदी मीडिया बोलते हैं। गौरव जी, आप राजनीति में आए तो कोई उद्देश्य होगा, कहीं से कोई प्रेरणा मिली होगी, तो क्या थी वो प्रेरणा? ये जब मैं कॉलेज में था, मैंने मेरठ कॉलेज से ग्रेजुएशन की है अपनी, जी तो वहाँ जब मैं था तो हमारा मेरठ कॉलेज राजनीति की एक बहुत बड़ी प्राथमिक पाठशाला है। जी वहाँ जो भी लोग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं सभी के अंदर एक इच्छा होती है कि वो समाज के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ करे। क्योंकि मैं एक बहुत साधारण परिवार से था और ऐसा भी नहीं था कि हैंड टू माउथ था, लेकिन मेरी इच्छा रही शुरू से और मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ था। जी
तो मेरी इच्छा रही कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। लेकिन चूंकि जब मैंने राजनीति में भाग लेना शुरू किया, एक्टिव राजनीति में, समाज सेवा के लिए तो आप वैसे भी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो मैं ये आपको 99 की बात बता रहा हूँ। मैं 99 में सबसे पहले, आपको किसी को नहीं पता है बात, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जी कि 99 में मैं समाजवादी पार्टी का तहसील अध्यक्ष था, मेन बॉडी का, भाजपा ज्वाइन करने से पहले। और हमारा जो विधानसभा थी, सरदना विधानसभा, ये प्योर भाजपा और आरएसएस का गढ़ था जी। मैं चूंकि वैश्य समाज में था, तो हमारा जो घर था वो बाजार में था, मेन मार्केट में जी। तो हमारे यहाँ के 99.9% व्यापारी सब भाजपा माइंडेड थे। केवल एक मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने उस समय 99 में समाजवादी पार्टी का झंडा अपने बाजार में उठाया, विपरीत दिशा में चला जी। और उस समय हमारे से चुनाव लड़ा करते थे समाजवादी पार्टी से सत्यप्रकाश भराला जी, चौधरी सत्यप्रकाश भराला। उन्होंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो पूरे बाजार में उनको कोई जगह मिलती थी मीटिंग करने की, तो वो हमारा बाजार, हमारी दुकान हुआ करती थी जी। और जबकि पूरी दुकान पर सिर्फ मैं और वो भराला जी, हम समाजवादी पार्टी का झंडा उठाते थे। लेकिन चूंकि मैं वैश्य समाज से था, तो हमारी माता जी ने फिर मुझे राजनीति से मेरे कदम पीछे खींच दिए जी। आपने बीएड भी किया है? मैंने बीएड किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते थे? जा सकता था, लेकिन, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सीए इंटरमीडिएट भी हूँ। मैंने सीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने इंटरमीडिएट कोर्स का किया था, इंटरमीडिएट तक मैंने क्लियर कर लिया था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो क्या कोई दिशा विहीन चल रहे थे कि आपने बीएड भी किया, सीए भी किया और एडवोकेट भी हैं आप? तो दरअसल मुझे शिक्षा का शौक था, मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है जी। लेकिन मैं शुरू से ही व्यवसायिक दिमाग का रहा हूँ और मेरा जो पैशन है वो व्यवसाय है। आज भी मैं एडवोकेट जरूर हूँ, लेकिन मेरा जो मेन रोजगार है वो व्यवसाय है जी। मैं व्यवसाय करता हूँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल। आज की युवा पीढ़ी राजनीति को बड़ा गंदा मानती है और ना कोई दिलचस्पी लेती है, ना उसमें कोई भागीदारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, मुझे एक बहुत बड़े राजनीतिक, शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजनीति एक कीचड़ है, लेकिन इस कीचड़ को साफ करने के लिए आपको इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा जी। आज की युवा पीढ़ी केवल और केवल आराम और भोग विलास की गुलाम हो चुकी है। ठीक है, राजनीति हो या समाज सेवा हो, ये संघर्ष है और इसमें जरूरी नहीं कि आप संघर्ष करो उसके बाद भी आपको कोई परिणाम मिले जी। संघर्ष और परिणाम में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, बाकी लोग तो जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं। तो आज की पीढ़ी, अगर आप नोएडा में देखोगे, 13 लाख लोगों में से कितने लोग राजनीति कर रहे हैं? और मैं लिख के दे सकता हूँ 13 लाख में से 12 लाख की तो राजनीति में कोई रुचि नहीं है। बिल्कुल, उन्हें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोएडा से विधायक कौन है, कौन सी पार्टी का है, और 10 लाख लोगों को तो विधायक जी का नाम भी नहीं पता होगा। तो क्या सुझाव है आपका युवाओं का? युवाओं को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों को लेके, अपने कर्तव्यों को लेके, और जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा तो ये राजनीति की गंदगी कैसे दूर होगी? केजरीवाल जी राजनीति में आए और मैं कहता हूँ आज की सारे नेताओं के बच्चे, कोई अमेरिका से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करके आ रहा है, कोई एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके आ रहा है, वो सब लोग और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आजकल राजनीति में आ रहे हैं। एक शुरुआत है। तो आपका मानना यह है कि युवा पीढ़ी को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी तरह से राजनीति करिए, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप अगर राजनीति नहीं करेंगे तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? जी, आपको उनके लिए एक बेंचमार्क तो देना पड़ेगा ना। गौरव जी, आपने नोएडा की समस्याओं पर बात की, अपने सुझाव, आपके जीवन के सुझाव थे और अपने जो भी देखा है संघर्ष, सारी चीज़ें हमसे शेयर की, दर्शकों के साथ शेयर की, वो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।